बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथायते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। हाँ, पूर्व कक्षा में हम लोग ज्या साधन पढ़े थे। कितने ज्या है एक वृत्तपाद में ना? 24 ज्याखंड। 24 ज्याखंड से अभी आज हम लोग इष्ट क्रांति साधन करेंगे। इष्ट क्रांति साधन करने के लिए जो श्लोक है उसको समझने से पहले पूर्व कक्षा में क्रमज्या उत्क्रमज्या दो प्रसंग को हम लोग समझे थे। एक क्रमज्या और एक दूसरा उत्क्रमज्या, और एक भुजज्या, दूसरा कोटिज्या। नहीं, भुजज्या कोटिज्या, क्रमज्या उत्क्रमज्या। त्रिज्या का मान कितना था? 3438 कला। ज्या साधन में राशि लिप्ताष्टमो भाग प्रथमम ज्यार्ध मुच्यते। प्रथम ज्यार्ध का मान कितना है ना? 225 कला। एक राशि 1800 कला। 1800 कला को हम लोग क्या करते हैं? 8 में भाग देते हैं, तभी जाके क्या प्राप्त होता है ना? 225 कला प्राप्त होता है। 1800 को 8 में भाग देने से 225 अथवा 21,600 जो संपूर्ण वृत्त का कलात्मक मान है। एक वृत्त में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। एक डिग्री 60 कला का है। एक डिग्री यदि 60 कला का होगा, 360 डिग्री को हम लोग यदि 60 में गुणा करेंगे, 360 इंटू 60 कितना होगा? 21,600। तो संपूर्ण वृत्त में जो वृत्त की मान है वो कितने कला का है ना? 360 अंश एवं कितने कला है ना? 21,600 कला। तो 21,600 कला जो संपूर्ण वृत्त का मान है, उसी को हम लोग यदि 96 में भाग देते हैं, क्योंकि एक राशि में कितना? 8। एक राशि का लिप्तात्मक मान कितना हुआ? कलात्मक मान ना? 1800 कला। उसको 8 में भाग देना अथवा 21,600 को 8 में भाग देना, दोनों बात क्या है? बराबर है। क्योंकि एक राशि में कितने ज्याखंड होते हैं? 8 ज्याखंड होते हैं। एक राशि में यदि 8 ज्याखंड है, 12 राशि में कितने होंगे? 12 राशि में कितने होंगे? 8 इंटू 12। 8 इंटू 12 इजिकल टू कितना है? 8 को 12 में गुणा करेंगे तो 96 प्राप्त होता है ना? 96 ज्याखंड कौन है? ठीक है, क्लास कर सारा पर। तो 96 ज्याखंड संपूर्ण 12 राशि में होते हैं। संपूर्ण 12 राशि में 96 ज्याखंड होते हैं। इसीलिए 21,600 को 96 में भाग देना अथवा 1800 को 8 में भाग देना, दोनों बात क्या होती है? बराबर होता है। तो 1800 को 8 में भाग देंगे तो 225 कला, अथवा 21,600 को 96 में भाग देंगे तो 225 कला प्रथम ज्याखंड का मान होता है। राशि लिप्ताष्टमो भाग प्रथमम ज्यार्धम उच्यते। तद विभक्त लब्धो न मिश्रितम तद द्वितीयकम। उसको उसी में भाग देंगे तो 225 कला को 225 कला में भाग देने से कितना होगा? 1। तद विभक्त लब्ध। लब्ध कितना प्राप्त हुआ? लब्ध मतलब भागफल कितना प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हुआ? 1 कला, 1 प्राप्त हुआ। उसी को 225 में तद विभक्त लब्ध ऊन, ऊन मतलब माइनस करना है। 225 से 1 घटा देंगे तो कितना होगा? 224। एवं लब्ध ऊन युक्त, उसी में क्या करना है? जोड़ देना है। तो 225 में 224 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 449। ये द्वितीय ज्याखंड का मान है। प्रथम ज्याखंड का मान कितना हो गया? 225 कला। एवं द्वितीय ज्याखंड का मान कितना हो गया? 419 कला। इसी प्रकार हम लोग ज्याखंड का मान, 24 ज्याखंड का मान हम लोग साधन कर सकते हैं।
क्योंकि एक वृत्तपाद में कितने ज्याखंड होते हैं ना, 24 ज्याखंड होते हैं। क्यों? क्योंकि एक वृत्त को 4 भाग में हम लोग यदि बांट देते हैं, एक पाद में 4 पाद हम लोगों को प्राप्त होता है, विषम पाद, समपाद, विषम पाद, समपाद, 1 2 3 4। तो दोनों 1 3 क्या प्राप्त होता है ना, विषम पाद। विषम पाद, हर पाद में हम लोगों को कितने ज्या प्राप्त होते हैं ना, 24। क्योंकि एक राशि 8 और 3 राशि को टोटल 8 को 3 में गुणा करेंगे तो 24 होगा। 8 या 24 8 या कितना है ना, 24। एक राशि में यदि 8 होगा, 3 राशि में कितने ज्याखंड होंगे, 24। तो प्रत्येक पाद में ज्याखंड कितने होते हैं, 24 ज्याखंड होते हैं। ठीक है। तो ज्या, जैसे एक चाप का ज्या का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े हैं, चापस्य एक प्रांतात कृता लंब रेखा अपर प्रांतात केंद्रगामिनी रेखोपरि वा व्यासार्धोपरि। जैसे ए और बी, ए बी चाप का ज्या क्या होगा, बी से लेके डी तक क्या हो जाएगी, ए बी चाप का ज्या हो जाएगी। तो इस ज्या का परिभाषा हम लोग क्या कहेंगे, चापस्य एक प्रांतात, मतलब ए प्रांत से केंद्रगामिनी व्यासार्धोपरि, चापस्य एक प्रांतात केंद्रगामिनी व्यासार्धोपरि अपर प्रांतात कृतोलंबः तस्य चापस्य ज्या उच्यते। इसी प्रकार एक वृत्तपाद में कितने ज्याखंड हो सकते हैं ना, 24 ज्याखंड हो सकते हैं। ठीक है, कितने ज्याखंड, 24 ज्याखंड हो सकते हैं। तो यदि इसको हम लोग भुजज्या कहेंगे, जैसे मैं ए से लेके इधर बी डैश एक चाप ले रहा हूं, इसको क्या कहता हूं, इसी बी डैश में ग्रह बिंदु को सोच रहा हूं, और ए बिंदु क्या हो गया, उच्च स्थान हो गया। आगे जाके हम लोग देखेंगे, उच्च से ग्रह को घटाते हैं तो, मध्यम ग्रह को घटाते हैं तो केंद्र प्राप्त होता है। आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या, उच्च माइनस मध्यम ग्रह इजिकल टू ग्रह केंद्र। याद रखना है, क्या है परिभाषा, मंदोच्च अथवा शीघ्रोच्च। मंदोच्च से मध्यम ग्रह को घटाने से क्या प्राप्त होगा ना, मंद केंद्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मंद केंद्र। ठीक है। इसी प्रकार शीघ्रोच्च से, किससे, शीघ्रोच्च से अहरगण से हम लोग क्या साधन, कौन सा साधन किए हैं, मध्यम ग्रह साधन किए हैं। अहरगण से मध्यमाधिकार में क्या साधन किए हैं, मध्यम ग्रह। उस मध्यम ग्रह को मंदोच्च से घटाने से मंद केंद्र प्राप्त होगा, और शीघ्रोच्च से मध्यम ग्रह को घटाने से क्या प्राप्त होगा, शीघ्र केंद्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसी मंद केंद्र का अथवा शीघ्र केंद्र का हम लोग क्या करते हैं ना, भुजांश निकालते हैं। क्या निकालते हैं, भुजांश। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं ना, भुजांश निकालते हैं। मंद केंद्र हो अथवा शीघ्र केंद्र हो, उसका निकालते हैं क्या, भुजांश। भुजांश का क्या करते हैं, ज्या साधन करते हैं। भुजांश का हम लोग क्या करते हैं, ज्या, अभिष्ट ज्या साधन करते हैं। भुजांश से हम लोगों को क्या निकालना है ना, ज्या निकालना है, ज्या साधन करना है। तो भुजांश की ज्या को हम लोग क्या करें, कहेंगे ना, भुजज्या कहेंगे। भुजांश की ज्या को भुजज्या। जैसे
ए बी चाप यदि भुज चाप हो गया, ये चाप क्या हो गया, भुज चाप हो गया, तो ए से लेके एच तक, इसको एच बिंदु मानिए, ए एच कितना होगा, ए एच चाप का मान कितना होगा, 90 अंश, कितना होगा 90। 90 में से ए बी जो ग्रह बिंदु है, ए बी चाप का मान सोच लीजिए 40 अंश है, कितना है 40 अंश। इस चाप का मान यदि 40 अंश होगा तो बी से लेके एच तक का मान कितना होगा, 50 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, इस 50 अंश कौन सा चाप होगा ना, कोटि चाप होगा, ये क्या हो जाएगी, कोटि चाप। तो ए बी हो गया भुज चाप, बी एच हो गया क्या, कोटि चाप। भुज चाप की जो ज्या प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे ना, भुजज्या कहेंगे। ये था भुजांश, ए बी क्या था, भुजांश अंशात्मक मान, उसका हम लोग ज्या निकाल दिए, ज्या को हम लोग क्या कह दिए, भुजज्या, समझ रहे हैं। इसके बाद बी एच क्या हो गया, कोटि चाप, कोटि चाप की जो ज्या होगी उसको क्या कहेंगे, कोज्या अथवा कोटि ज्या कहेंगे। इस प्रकार आप लोग अपना अपने नोट में लिख सकते हैं, कोटि ज्या। तो मंद केंद्र से भुजांश, भुजांश से ज्या साधन किए भुजज्या, एवं 90 से भुजांश को घटा दिए, 90 माइनस भुजांश इज इक्वल टू क्या होगी, 90 डिग्री माइनस भुजांश इज इक्वल टू क्या होगी, कोट्यंश होगी, क्या होगी, अरे 90 में से यहां हम लोग घटा दिए 40 डिग्री, क्या प्राप्त हुआ, कोटि चाप। कोटि चाप को आप लोग क्या कहेंगे, कोट्यंश। 90 माइनस भुजांश इज इक्वल टू कोट्यंश, समझ रहे हैं। और कोट्यंश की ज्या और भुजांश की ज्या याद रहेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, समझ रहे हैं। मंद केंद्र से भुजांश, भुजांश से ज्या भुजज्या, 90 माइनस भुजांश इज इक्वल टू कोट्यंश, कोट्यंश की ज्या कोटि ज्या। इतना ही गणित करना पड़ता है हम लोगों को आगे जाके, ये है साधारण सामान्य फंडा। हम लोग ज्या की जरूरत यही है, ज्या की जरूरत यही है। परंतु इसमें एक श्लोक में सूर्य सिद्धांत में यहां देखिए, जब क्रमज्या उत्क्रमज्या के बाद, क्रमज्या उत्क्रमज्या 27 श्लोक के बाद 28वां श्लोक में क्या लिखते हैं, इदानीम परम क्रांतिज्या कथन पूर्वकम, ध्यान पूर्वक पढ़िए, इदानीम परम क्रांतिज्या कथन पूर्वकम इष्ट क्रांति साधनम आह, क्या कहते हैं, इष्ट क्रांति साधनम आह। इष्ट क्रांति साधन करने की विधि यहां बताते हैं। ध्यान पूर्वक एक क्रांति की शब्द प्राप्त हुआ, समझना है क्रांति क्या है, क्रांति किसको कहते हैं। दैनिक सूर्य का क्रांति चलन होता है, जिस क्रांति चलन के कारण अहोरात्र में परिवर्तन होता है। सूर्य कभी उत्तरायण में एवं कभी दक्षिणायन में। वर्तमान सूर्य कौन से अयन में है, दक्षिणायन। सूर्य कौन से राशि में है, वृश्चिक राशि में। ये निर्ण सूर्य या सायन सूर्य, वर्तमान कौन सा संक्रांति चला गया, आज कौन सा तारीख है, आज तारीख क्या है, नवंबर 18 तारीख। नवंबर 18 तारीख को 15 तारीख को संक्रांति हुआ था, नहीं, 15 तारीख को सूर्य कौन से राशि में प्रवेश किया था, तो वह निर्ण सूर्य है। वो कौन सा सूर्य है, निर्ण सूर्य, वो सायन सूर्य नहीं है। सायन सूर्य की संक्रांति कब कब होता है, जैसे आप लोग जानते हैं 21 मार्च,
23 सितंबर, हर महीने के 20 से लेके 23 के अंदर एक सायन संक्रांति होती है, और हम हर महीने के 14, 15, 16 अथवा 17 तारीख को निरेण संक्रांति होती है। निरेण एवं सायन का अंतर को अयनांश कहा जाता है। और वर्तमान सूर्य वृश्चिक राशि में होने के कारण उत्तरायण या दक्षिणायन, कौन सा अयन? दक्षिणायन की प्रारंभ कहां से होती है? दक्षिणायन की प्रारंभ कहां से होती है? कौन से राशि में सूर्य प्रवेश करने से दक्षिणायन होता है? कर्क से शुरू होता है। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। धनु के अंत तक सूर्य दक्षिणायन में चलन करता है। वो सायन सूर्य है, निरण सूर्य नहीं है। इसीलिए हर 21 अथवा 22 तारीख को जो सायन संक्रांति होती है, वर्तमान इस नवंबर 21 तारीख के बाद सायन सूर्य वृश्चिक राशि को त्याग करके धनु राशि में सायन सूर्य प्रवेश कर जाएगा। लेकिन हम लोग निरण संक्रांति आगे जाके मनाते हैं, 14 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को। एक लगभग 25-26 दिन पहले सायन संक्रांति हो जाती है। तो सायन एवं निरण के अंतर को हम लोग अयनांश कहते हैं। ठीक है। वर्तमान सूर्य दक्षिणायन में होने के कारण सूर्य की जो क्रांति चलन है, प्रतिदिन अहोरात्र का परिवर्तन होने के कारण क्या है ना, सूर्य की क्रांति चलन। सूर्य स्वक्रांति वृत्ते भ्रमति इति वयम परिकल्पनां कुर्मः। अस्माभिः परिकल्पना क्रियते किम न सूर्यः क्रांति वृत्ते भ्रमति। विषुवत् वृत्तात् क्रांति वृत्तस्य अंतरम एव क्रांतिः इति उच्यते, क्रांत्यंशः इति उच्यते। विषुवत् वृत्त एवं क्रांति वृत्त की जो दूरी है, अंतर है, उसी को हम लोग क्रांति कहते हैं। और 21 मार्च को सूर्य शून्य क्रांति में होता है। 23 सितंबर को सूर्य शून्य क्रांति में होता है। हर कक्षा में आप लोग इसी विषय को, कुंडली विज्ञान से लेके इसी विषय को समझते हैं। गोल संधि, नाड़ी क्रांति वृत्त की संपात बिंदु, जिसको शून्य क्रांति का दिन कहते हैं, जिस दिन दिन और रात्रि बराबर होती है, वो कौन सा दिन है? जिसको हम लोग विषुवत दिन कहते हैं, वो 21 मार्च 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर के बाद शून्य क्रांति से धीरे धीरे सूर्य की क्रांति चलन प्रारंभ होता है। ठीक है। क्रांति 3 महीना तक वृद्धि होती है क्रांति चलन सूर्य की, और 3 महीना तक क्षय भी होता है। वर्तमान ठंडी का मौसम है, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले हैं, और विषुवत रेखा से उत्तर गोलार्ध में हम लोग रह रहे हैं। विषुवत रेखा से उत्तर गोलार्ध में रहने के कारण हम लोगों का अक्षांश क्या है ना, उत्तरीय अक्षांश है। और वर्तमान सूर्य कौन से गोलार्ध में है ना, दक्षिण गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में है। तुला से, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 6 महीना सूर्य दक्षिण गोलार्ध में चला जाता है। आप लोगों को ग्लोब से थोड़ा सा सामान्य समझना पड़ेगा। एक अपने अपने नोटबुक में एक सामान्य ग्लोब बना दीजिए। जैसे ये हम लोग पृथ्वी को समझ ले, ये सोच लीजिए एक पृथ्वी है। पृथ्वी के में ठीक बीचों बीच जो रेखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। मां इसी को आगे विषुवत वृत्त व नाड़ी वृत्त के रूप में हम लोग जानते हैं। कौन सा वृत्त? नाड़ी वृत्त व विषुवत वृत्त के रूप में जानते हैं। नहीं, गोल में हम लोग देखते हैं, गोल यंत्र में नाड़ी वृत्त, विषुवत वृत्त, काल वृत्त के नाम में आख्यात है। इससे एक क्रांति रेखा इसी प्रकार हम लोग भी परिकल्पना करते हैं। जो पृथ्वी झुकी हुई है कितना डिग्री ना, 23.5 डिग्री। इस तरफ भी नाड़ी वृत्त से क्रांति वृत्त की दूरी
दक्षिण गोलार्ध में ये सोच लीजिए दक्षिण है, ये उत्तर है, उत्तर में भी 23.5 डिग्री एवं दक्षिण में भी 23.5 डिग्री, ठीक है। एवं नाड़ी बा विषुवत वृत्त, क्रांति वृत्त, इस वृत्त का नाम क्या दे देते हैं? क्रांति वृत्त। इसको वृत्त के रूप में हम लोग परिकल्पना करें, चिंतन करें, मान ले, क्या मान ले? ये क्रांति वृत्त और ये विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त का अन्य नाम नाड़ी वृत्त, नाड़ी वृत्त का अन्य नाम काल वृत्त, समय का ज्ञान। ये संपूर्ण गोल को दो भाग में बांट देता है, इस तरफ का उत्तर और इस तरफ का दक्षिण। यहां नाड़ी क्रांति वृत्त की संपात बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? गोल संधि। इस गोल संधि में कौन सा रहता है राशि? ना मेष का आरंभ बिंदु, मेषादि बिंदु। कब सूर्य मेषादि बिंदु में आता है? ना 21 मार्च को। 21 मार्च को गोल संधि में सूर्य विद्यमान हो जाता है, जिस दिन दिन और रात्रि क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। वो कौन सा सूर्य? ना सायन सूर्य। कौन सा सूर्य? सायन सूर्य, ठीक है। मेष से वृष, मिथुन एवं कर्क तक, कर्क के आरंभ बिंदु में जब तक पहुंचता है कितने महीना लग जाता है? अरे मेष वृष मिथुन कितना महीना? कर्क के आरंभ बिंदु में कितना महीना लग जाएगा? मेष वृष मिथुन कितना महीना? 3 महीना लग गया। कितना महीना? धीरे 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 जैसे हम माने सूर्य ऊपर ऊपर उठ रहा है और नाड़ी वृत्त से सूर्य की दूरी धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, ठीक है। नाड़ी वृत्त से सूर्य की दूरी बढ़ती जाती, ये बढ़ते 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 जब 22 जून होगा, कब होगा? 22 जून को कर्क के आरंभ बिंदु में एवं मिथुन के अंत बिंदु में, कर्क के आरंभ मिथुन के अंत बिंदु में जाके जब पहुंचेगा तब सूर्य नाड़ी वृत्त से सबसे अधिक दूरी में रहेगी, उसको परम क्रांति कहा जाएगा। कौन सा क्रांति? ये हो गया शून्य क्रांति। गोल संधि में जब मेषादि बिंदु में, तब कौन सा क्रांति? ना शून्य क्रांति का दिन। एवं कर्क के आदि बिंदु में जब सूर्य पहुंच जाता है, इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? 22 जून को परम क्रांति का दिन। मतलब इस दिन सबसे अधिक क्रांति रहता है। क्रांति अंश, सूर्य की अंशात्मक मान सबसे क्या हो जाता है? अधिक होता है। इस दिन बहुत गर्मी होती है हम लोगों में, क्योंकि हमारा संपूर्ण भारत कहाँ? यही उत्तर गोलार्ध में होता है। उत्तर गोलार्ध में होने के कारण सूर्य ठीक हमारे आसपास होने से, पूरा सिर के ऊपर होने से, उसका जो गर्मी का प्रभाव, ग्रीष्म प्रभाव सबसे अधिक होता है 22 जून में। गर्मी अधिक होती है, ठीक है। समझ रहे हैं? हाँ, फिर से लौटेगा रिटर्न। हम लोग ये समतल है, इसलिए एक भाग हम लोगों को दृश्यमान होता है, अपोजिट साइड दृश्यमान नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, एक परिकल्पना व एक चिंतन कर लेते हैं। ये कर्क है, इसके बाद कर्क के बाद इसको हम लोग क्या माने? सिंह। इसको हम लोग क्या माने? कन्या। और ये बिंदु फिर से आके पहुंच जाएगा तुला के आरंभ में। तो जाने के लिए 3 महीना लगा, फिर से लौटने के लिए भी 3 महीना, 6 महीना हो गया क्या? कौन से गोलार्ध में सूर्य रहा? उत्तर गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? जाने के लिए 3, आने के लिए 3, 6 महीना तक उत्तर गोलार्ध में सूर्य विद्यमान होने के कारण सूर्य की जो क्रांति है वो कौन सी क्रांति होगी? उत्तरा क्रांति। कौन सा क्रांति? बढ़ते 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 परम क्रांति 22 जून को, फिर से घटते 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 शून्य क्रांति 23 सितंबर को। कब? 3 महीना जाने में, 3 महीना आने में।
21 मार्च से प्रारंभ किए, 22 जून 3 महीना हो गया, 22 जून से फिर से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को, कौन से सितंबर, यहां लिखता हूं, 23 सितंबर को सूर्य तुलादि बिंदु में पहुंच गया। कौन से बिंदु में, तुला के आरंभ बिंदु में। आदि मतलब समझते हैं ना सब लोग, आदि मतलब आरंभ बिंदु में पहुंच गया, फिर से शून्य क्रांति हो गया। और 21 मार्च को शून्य क्रांति और 23 सितंबर को क्या हो गया, शून्य क्रांति, क्योंकि नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु गोल संधि इति उच्यते। यदा सूर्य गोल संधो भवति तदानीमेव शून्य क्रांति, जब वो गोल संधि में आ जाता है तब क्या हो जाता है, शून्य क्रांति हो जाता है। ठीक है, फिर से लौटेगा किस तरफ, दक्षिण की तरफ, क्योंकि ये संपूर्ण विषुवत रेखा गोल को 2 भाग में बांट दे रहा है। ठीक है, जब तुला से वृश्चिक एवं धनु, मकर के आरंभ में, मकर आदि में, धनु का अंत, मकर का आरंभ कब होगा, हम लोग जानते हैं एक बड़ा दिन होता है दिसंबर 25, लेकिन हमारे यहाँ दिसंबर 25 नहीं होता है, क्या होता है, 23 दिसंबर को, 23 अथवा 22, कभी कभार 24 में भी होता है। दिसंबर 23 को जब सूर्य मकर के आरंभ बिंदु में पहुंच जाता है, तब फिर से विषुवत रेखा से सूर्य की दूरी सबसे अधिक हो जाती है, उसको भी परम क्रांति का दिन कहा जाएगा। तो साल में, एक वर्ष में 2 दिन शून्य क्रांति का दिन हो गया, एक तो मेषादि बिंदु में और दूसरा तुलादि बिंदु में, और 2 दिन परम क्रांति का दिन हो गया, एक मकरादि बिंदु, कर्कादि बिंदु में और दूसरा मकरादि बिंदु में। समझ रहे हैं बात को, 2 दिन परम क्रांति का दिन और 2 दिन शून्य क्रांति का दिन, क्योंकि सूर्य जब दक्षिण गोलार्ध में चलेगा 3 महीना तक धीरे 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 नाड़ी वृत्त से सूर्य की क्रांति क्या होगी, दूरी क्या होगी, क्रांत्यंश मतलब दूरी, विषुवत रेखा से व नाड़ी वृत्त से सूर्य की दूरी क्या होगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी और जाके 3 महीने के बाद परम क्रांति हो जाएगा। मकर से फिर से रिटर्न हो गया नहीं, मकर, कुंभ, मीन, मेष, 3 महीना जाने के लिए, 3 महीना आने के लिए, 6 महीना तक वो भी दक्षिण गोलार्ध में रहेगा। जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य है, वृश्चिक राशि में, वर्तमान समय में सूर्य वृश्चिक राशि में, सायन सूर्य भी वृश्चिक में है, निरेण सूर्य भी वृश्चिक में, सायन सूर्य भी वृश्चिक में। तो हम भारत में रहने वाले उड़ीसा में हमसे अधिक दूरी पे है सूर्य, धीरे धीरे सर्दी का मौसम होगा या नहीं, हम लोगों को ठंडा लगेगा, लगेगा या नहीं, क्योंकि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण हमसे दूर, बहुत दूर में। और जब सूर्य पहुंच जाएगा कौन से, मकर के आदि बिंदु में, मकर संक्रांति के दिन सायन सूर्य, उस दिन सबसे अधिक ठंडा लगेगा। समझ रहे हैं बात को, जैसे इसको सबसे बड़ा रात छोटे दिन भी कहा जाता है। हम लोगों का दिसंबर महीना में रात्रि बड़ी बड़ी होती है और दिन क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन भले ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया जो देश है, यहाँ हम लोग जानते हैं ख्रिस्ट धर्म अवलंबी बहुत है, ख्रिस्ट धर्म अनुयायियों के कारण वहां बड़ा दिन मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ जो देश है उनके लिए सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, दिन बड़ी हो जाएगी, रात छोटी हो जाएगी। हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, रात बड़ा दिन छोटा, हमारा उल्टा होगा यहाँ के लिए। इसीलिए वहां उस स्थान के लिए बड़ा दिन है, वो ठीक है, लेकिन हम लोग मनाते हैं उसको बड़े दिन, मतलब बड़ा दिन हमारे लिए नहीं, वो बड़ा रात होता है। समझ रहे हैं बात को। इसी प्रकार सूर्य की क्रांति चलन के अनुसार क्या होती है, अहोरात्र में परिवर्तन होता है।
3 महीना क्रांति वृद्धि और 3 महीना क्रांति घटेगी, फिर से दक्षिण गोलार्ध में भी 3 महीना जाने के लिए, 3 महीना आने के लिए, इसी को क्रांति चलन कहते हैं। और साल में 2 दिन परम क्रांति, 2 दिन शून्य क्रांति। इसी प्रसंग को समझाने के लिए यहां सूर्य सिद्धांत में कौन सूर्यांश पुरुष कहते हैं, परमापक्रमज्जातो सप्तरंध्र गुणिंदवः तद्गुणाज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापम क्रांतिरुच्यते। परमापक्रमज्जातो सप्तरंध्र गुण इंदवः, एक तो चापीय मान है और दूसरा ज्यात्मक मान है। चापीय मान हमेशा अंशात्मक और ज्यात्मक मान हमेशा कलात्मक हम लोग चिंतन कर लेते हैं। ये परम अपक्रम ज्या, परम अपक्रम मतलब परम क्रांति। अपक्रम का नाम अर्थ क्या है पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। अपक्रमः इति शब्दस्य को अर्थः क्रांत्यंशः, परम अपक्रमः इति शब्दस्य को अर्थः परम क्रांत्यंशः। लिखना है तो लिख लीजिए, परम अपक्रमः इति शब्दस्य अर्थः परमापक्रमः। लिखा है ना, परमापक्रमज्या, परमापक्रमः, इसका अर्थ क्या हुआ, परम क्रांत्यंशः। कब होता है 23 दिसंबर, लेकिन आप डेट नहीं कहना है। कर्कादि बिंदु मकरादि बिंदु ये कहना है। कब होती है कर्कादि बिंदु, कर्कादि बिंदु एवं मकरादि बिंदु। परम क्रांत्यंशः भवति। उस परम क्रांत्यंश चापीयमान है, उसका ज्या क्या होगा, परम क्रांति ज्या। तो परम क्रांति ज्या को, परम क्रांति ज्या का नाम ये यहां क्या कह रहे हैं, परमापक्रमज्या, परमापक्रमज्या। समझ गए बात को। यही वाक्य के लिए मैं इतना चित्र करके सब समझाना पड़ा मुझे। कई बार मैं अपना YouTube चैनल में भी ये सब समझा चुका हूं, लेकिन उसके बाद फिर से आप लोगों के लिए रिपीट। परमापक्रमज्या, समझ गए बात को। ये ज्या का मान कितना कहते हैं सूर्य सिद्धांत में ना, सप्त रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र है, शरीरे नव छिद्राणि विद्यन्ते, नौ सप्तरंध्र गुण सत्वरज तम गुणाः त्रय गुणाः विद्यन्ते, नहीं गुण इंदवः, इंदु एक, चंद्रमा एक, इंदवः बहुवचन का प्रयोग है। सप्तरंध्र गुणिंदवः, तो 1 3 9 7 मतलब 1397 कलात्मक मान है। ये क्या है, कला है। तो ये फिक्स किया गया है। मतलब उस समय में प्राचीन काल में परम क्रांति को हम लोग जो 23.5 अभी ले रहे हैं, उस समय प्राचीन काल में परम क्रांति अंश कितना था ना, 24 अंश। उस 24 अंश की ज्या 1397 कला है। 24 अंश की ज्या कितना है, 1397 कला है। आप लोग ज्या साधन करके भी देख सकते हैं। 24 अंश की इष्ट ज्या साधन करने की विधि आगे की वक्षमान विधि से आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभिष्ट चापीय मान से ज्या साधन हम लोग कैसे करते हैं आगे समझेंगे। तो 24 अंश की ज्या निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1397 कला। तो परम क्रांत्यंश उस समय जो नाड़ी क्रांति वृत्तयो हो सबसे अधिक अंतर, नाड़ी क्रांति वृत्तयो हो सर्वाधिक अंतरम परम क्रांत्यंश 24 अंश लिया जाता है। 24 अंशात्मकम भवति। तस्य परम क्रांत्यंशस्य या ज्या सा परम क्रांति ज्या इति उच्यते।
वा परमापक्रमज्या। तो पहला लाइन समझ में आ गया। परमापक्रमज्या तो सप्त रंध्र गुणेन्दवः। उसके बाद कहते हैं ना तदगुणाज्या, उसको गुणा कर लीजिए किससे, ना अभिष्ट ज्या से। तत् तत् मतलब बक्षमाण विधि से आगे हम लोग इष्ट ज्या साधन भुज ज्या का साधन करेंगे। आगे जाके कहे जो मंद केंद्र से अभी समझाया ना, मंद केंद्र बा शीघ्र केंद्र, उसका भुजांश, भुजांश का ज्या, उसको भुजज्या कहेंगे। अभिष्ट भुजज्या से, किससे, अभिष्ट, सूत्र क्या हो जाएगा, अभिष्ट भुजज्या तदगुणाज्या। इसमें व्याख्या में लिखा है यस्य ग्रहस्य क्रांति ही साध्या भवेत्, जिस ग्रह का क्रांति साधन करना है, तस्य ज्या भुजज्या तदगुणा, उसको गुणा करना है किसमें, ना सप्तरंध्र गुणेन्दवः मतलब परम क्रांति ज्या में, और भाग किसमें देना है, ना त्रिज्या त्रिजीवा आप्ता त्रिज्यया भक्ता च लब्धम, लब्धम किम भवति, ना क्रांतिज्या तस्य लब्धस्य ज्या प्रोज्य शेषम तत्वास्त्री हतम। आगे जाके एक श्लोक है, तस्य चापानयनम क्रियते चेत क्रांत्यंशः प्राप्यते इति उच्यते अत्र। तो आज हम लोग केवल सूत्र समझेंगे, उसके बाद कल इसका उदाहरण भी देखेंगे आगे जाके। तो किसमें गुणा करना है, ना परम क्रांति ज्या में गुणा करना है। अभिष्ट भुजज्या को किसमें, परम क्रांति ज्या में। परम क्रांति ज्या कितना है, सप्तरंध्र गुणेन्दवः। सप्तरंध्र गुणेन्दवः का मान कितना है, 1397 में गुणा करना है। और भाग किसमें देना है, ना त्रिजीवा आप्ता, त्रिजीवा मतलब त्रिज्या में, आप्ता मतलब भक्ता, त्रिजीवाप्ता, त्रिजीवाप्ता इत्युक्ते त्रिज्या भक्ता, त्रिज्या से भाग देना है। तो अभिष्ट भुजज्या इंटू परम क्रांतिज्या डिवाइडेड बाई त्रिज्या इजिकल टू क्या प्राप्त होगा, ना इष्ट क्रांतिज्या। हाँ 3438 इजिकल टू इष्ट क्रांतिज्या। इष्ट क्रांतिज्या का हम लोग यदि ज्या साधन करेंगे, इष्ट क्रांतिज्या प्राप्त हुआ ना, इष्ट क्रांतिज्या यदि चापानयनम क्रियते, किम, चापानयनम। आगे पढ़ेंगे चापानयनम कैसे करते हैं। तब क्या होगा, ना इष्ट क्रांत्यंशः प्राप्यते। क्या प्राप्त होगा, इष्ट क्रांत्यंश। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक देखिए। परमापक्रमज्या तो सप्तरंध्र गुणेन्दवः, परम क्रांतिज्या कितना हो गया, ना 1397 कला। तदगुणा, उसको गुणा करना है किसमें, ना ज्या में। ज्या कौन सा ज्या में, ना अभिष्ट भुजज्या में। अभिष्ट भुजज्या में गुणा करके किसमें भाग देना है, ना त्रिजीवा आप्ता, त्रिज्या में आप्ता करना मतलब भाग देना है। तो क्या प्राप्त होगा, ना क्रांति ज्या प्राप्त होगा। उस इष्ट क्रांति ज्या का चापानयन करेंगे तो इष्ट क्रांत्यंश प्राप्त होगा। इसीलिए कहते हैं तच्चापम क्रांति रुच्यते। चाप, चापम इत्युक्ते तस्य चाप साधनम क्रियते, ज्या का चापानयन करते हैं। वो कैसे चापानयन एवं ज्या साधन कैसे करते हैं, आगे के श्लोक में हम लोग समझेंगे। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद है सब। चलो, कौन ज्वाइन किया था, कोई ना कोई एक ज्वाइन कर लो जल्दी, नहीं तो कोई ना कोई एक ज्वाइन कर लो भाई, नहीं तो इतना मेहनत सब बेकार चला जाएगा। देखिए
हो गया। हरिओम, हरिओम, आवाज आ रही है? चेक कर लीजिए। हो गया, धन्यवाद।